गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 108 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। और देखिए लास्ट लेक्चर में आपने जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसमें एबायोटिक पॉलिनेशन कंप्लीट किया था। जो बायोटिक पॉलिनेशन है, जो जैविक परागण है और जो जैविक परागकर्ता हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। अब जो जैविक परागकर्ता हैं उनकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए टॉपिक आपका है बायोटिक पॉलिनेशन, जैविक परागण, और इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें हैं वो इंसेक्ट्स मेनली डिस्कस किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे डिस्कस कर रहा हूं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बच्चों हिंदी में कहा जा रहा है कीट परागण। एंटोमोफिली क्या है? कीट परागण की प्रक्रिया है, ठीक है। जितना बायोटिक पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जितना बायोटिक पॉलिनेशन होता है, जितना जैविक परागण होता है प्रकृति में, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज द बायोटिक पॉलिनेटर्स। ये बार बार मैं कह चुका हूं, कई बार आपने डिस्कस किया है, फिर एक बार लिख देता हूं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स या मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज द बायोटिक पॉलिनेटर्स, ठीक है। जैविक परागकर्ताओं को अधिकतर पुष्पीय पादप यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं एक बड़ी संख्या है, एक आप कह सकते हैं बाहुल्य है फ्लावरिंग प्लांट्स का या पुष्पीय पादपों का जो जैविक परागकर्ताओं को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन है? एंटोमोफिली। तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल भी ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग प्रोसेस, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग प्रोसेस। बच्चों इसको मोस्ट कॉमन या फिर आप कह सकते हैं अति सामान्य परागण प्रक्रिया, इट इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग प्रोसेस। अति सामान्य परागण प्रक्रिया ये है, मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग प्रोसेस ये है, ठीक है। इनमें से भी जो मेन पॉलिनेटर है, मेन पॉलिनेटर, जैसे इंसेक्ट्स की बात आप कर सकते हैं, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स या कीट जो हैं, इन कीटों में भी आप ये कह सकते हैं जो बी पॉलिनेटर हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट कॉमन है। बी पॉलिनेटर्स, जो बी पॉलिनेटर्स हैं ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एंटोमोफिली आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कीटों द्वारा होने वाला परागण है। कीटों द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया, बायोटिक पॉलिनेशन जो है, ये जितने सारे परागण प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं, उनमें सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं सर्टेन है ये। तो आप कहेंगे कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से अधिक सुनिश्चितता युक्त, तुलनात्मक रूप से अधिक सुनिश्चितता युक्त। अधिक सुनिश्चितता इसमें क्यों है? तो अधिक सुनिश्चितता हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहां ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जीव इन्वॉल्व होता है। आप देखो कीट या इंसेक्ट जो है वो पॉलन ग्रेन्स को या पराग कणों को मादा वृत्तिकाग्र तक लेकर जाता है और बदले में रिवार्ड लेता है, बदले में रिवार्ड लेता है। इसका मतलब उस काम के बदले में वो अपना पारितोषिक ग्रहण करता है, वो अपना इनाम लेता है। तो ऑब्वियस है जो प्रक्रिया है उसको वो सुनिश्चित करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं उसी पे आ जाता हूं, एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस ऑफ फ्लावर्स, जो पुष्प हैं, इन पुष्पों के अनुकूलन, ठीक है। एडेप्टेशंस फॉर फ्लावर, बच्चों पुष्पों के अनुकूलन क्या हुए? सबसे पहले देखो फ्लावर के केस में आप कह सकते हैं पुष्प लार्ज साइज्ड, बड़े आकार के, रंगीन, कलर्ड व आकर्षक। बड़े आकार के, रंगीन व आकर्षक पुष्प जो हैं वो आप ये कहेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, कीट परागित पुष्प। एडेप्टेशन फॉर फ्लावर्स, कौन से पुष्प?
तो मैं यहां लिख देता हूं कीट परागित पुष्प। तो देखिए बड़े आकार के हैं, स्वाभाविक है, बड़े आकार का होगा तो विजिबिलिटी बनी रहेगी। रंगीन और आकर्षक हैं तो ये आप ये कहेंगे इनके जो पेटल्स हैं, ये पेटल्स आकर्षक होंगे, कलर्ड होंगे, जिससे ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अब इंसेक्ट वहां तक आ गया है, अट्रैक्ट कर लिया गया है। एक और तरीका है जिसमें आप ये कहेंगे फ्रेग्रेंसेज, स्मेल, गंध। आप कहेंगे फ्रेग्रेंसेज, स्मेल या गंध जो है ये भी पुष्प में विशिष्ट होती है। इनमें इन पुष्पों में विशिष्ट गंध का स्राव होता है, जिससे आप ये कह सकते हैं, जैसे गुड स्मेल की ही बात हम कर रहे हैं। हालांकि बैड स्मेल जो है, जिसको फॉल ऑडोर बोलते हैं, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली बीटल्स हैं, सॉरी जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, उनके द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में एक विशेष गंध आती है, जिसको दुर्गंध भी आप कहते हैं, फॉल ऑडोर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी स्मेल, फ्रेग्रेंसेज, फ्रेग्रेंसेज को आप कह सकते हैं। जो वर्ड फ्रेग्रेंसेज मैंने लिखा है ये स्टूडेंट्स क्या है, गुड स्मेल। ठीक है, तो फ्रेग्रेंसेज और गुड स्मेल जो है वो इनमें होती है, जिससे भी आप ये कहेंगे जो बीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, फ्लावर तक लाया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, अब जब आए हैं और पॉलन ग्रेन्स को अपनी बॉडी के साथ ये दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं, तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके बारे में लिखिए आप। पॉलन ग्रेन्स, परागकण, बताओ स्टिकी होने चाहिए नॉन स्टिकी? तो सबसे पहली बात स्टिकी, चिपचिपे। आपने पहले पढ़ रखा है जो अजैविक परागकण है उसमें पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी थे, चिपचिपे। ठीक है, संख्या में बहुत अधिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो उसकी तुलना में आप लिखें अजैविक परागण की तुलना में संख्या में कम। अजैविक परागण में भाग लेने वाले पुष्पों की तुलना में, भाग लेने वाले पुष्पों की तुलना में कम। अजैविक परागण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले पुष्पों की तुलना में ये कम होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये रिवार्ड के रूप में दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखें पुष्प जैविक परागकर्ताओं को, जैविक परागकर्ताओं को पारितोषिक प्रदान करते हैं, पारितोषिक प्रदान करते हैं। अब देखो बच्चों ये जो पारितोषिक हैं इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। रिवार्ड इसको मैं बोल रहा हूं, जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं उन बायोटिक पॉलिनेटर को रिवार्ड मिलता है, इसको आप फ्लोरल रिवार्ड कहते हैं, इसको आप कहते हैं फ्लोरल रिवार्ड। और ये देखो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, इसको कनेक्ट करते हैं अपन। फ्लोरल रिवार्ड या पुष्पीय पारितोषिक जो होगा, ये पुष्पीय पारितोषिक दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक आप कहेंगे डायरेक्ट या प्रत्यक्ष पुष्पीय पारितोषिक, और दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष पुष्पीय पारितोषिक। आप ध्यान रखें पॉलन ग्रेन्स, परागकण, पॉलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, ऊर्जा का स्रोत होते हैं। एज द सोर्स ऑफ एनर्जी पॉलन ग्रेन्स या परागकण डायरेक्ट रिवार्ड के रूप में, पुष्पीय पारितोषिक के रूप में ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है ये कहेंगे आप नेक्टर, मकरंद। ठीक है, तो बच्चों मकरंद और परागकण ये प्रत्यक्ष पुष्पीय पारितोषिक के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी पुष्प जो है वो अपने परागकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से जो रिवार्ड देता है, प्रत्यक्ष रूप से जो पारितोषिक प्रदान करता है, उसमें आप कहेंगे पॉलन ग्रेन्स, परागकण, और दूसरा आप कहेंगे नेक्टर तथा मकरंद। इनडायरेक्ट रिवार्ड क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट रिवार्ड में देखो फर्स्ट में लिख रहा हूं सेफ एग लेइंग स्पेस, अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान। इनके एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। सेफ एग लेइंग स्पेस, अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान, पहला आप लिखिए अंडे देने हेतु
सुरक्षित स्थान। और इसको भी स्टूडेंट थोड़ा और अच्छे से हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो अंडे देने हेतु जो सुरक्षित स्थान है ये प्रोटेक्टिव रिवार्ड में काउंट होता है। प्रोटेक्टिव रिवार्ड में बच्चों काउंट होता है। अगर प्रोटेक्टिव रिवार्ड या सुरक्षात्मक पारितोषिक आप कह रहे हैं तो ये पहली कैटेगरी हम मान लेते हैं, ए इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव रिवार्ड है उसी का एग्जाम्पल आ जाएगा सेफ एग लेइंग स्पेस, अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान। जो पराग करता है उसको अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसको आप प्रोटेक्टिव रिवार्ड या सुरक्षात्मक रिवार्ड कह सकते हैं। दूसरा इसमें एक रिप्रोडक्टिव रिवार्ड स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। इसको जननिक पारितोषिक आप कहेंगे। और जननिक पारितोषिक का एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूचुअलिज, ऑर्किड ऑफरिस, ठीक है, तथा मेल बी। ऑर्किड ऑफरिस और मेल बी एक अपने पास बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये हुआ रिप्रोडक्टिव रिवार्ड, इसको आप कहेंगे जननिक पारितोषिक। जननिक पारितोषिक, ठीक है। तो ये बच्चों रिवार्ड है। अब देखिए इन रिवार्ड्स को डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन जो रिवार्ड के बारे में बनता है, पुष्पीय पारितोषिक के बारे में बनता है, ये पारितोषिक के बारे में क्लियर कीजिए क्वेश्चन आप। देयर आर टू टाइप ऑफ रिवार्ड्स, दो प्रकार के रिवार्ड या पारितोषिक हैं, एक प्रत्यक्ष है, दूसरा इनडायरेक्ट आप कहेंगे अप्रत्यक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष पुष्पीय पारितोषिक है बच्चों, ये प्रत्यक्ष पुष्पीय पारितोषिक सदैव परागकण और मकरंद ही होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। मैं जैसा बोल रहा था एग्जाम में जब स्टेटमेंट आया रिवार्ड से रिलेटेड 2015 के पेपर में आपको मिल जाएगा, इसके अलावा बाद में भी आया 2019 में, दोनों में मिलेगा। तो रिवार्ड से रिलेटेड जो रेफरेंस है, उस रिवार्ड से रिलेटेड रेफरेंस में पूछा गया क्या स्मेल और फ्रेग्रेंसेज का भी रिवार्ड हो सकते हैं। स्मेल फ्रेग्रेंसेज, जो देखो इधर मैंने लिखा था गुड स्मेल गंध, ये स्मेल और फ्रेग्रेंसेज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं, कीटों द्वारा परागित पुष्प हैं, उसमें अच्छे होने चाहिए या तीव्र होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं फ्रेग्रेंसेज और स्मेल, गुड स्मेल जो है ये क्या होने चाहिए, फास्ट। तो आप कहेंगे तीव्र गंध जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है, बीज या मक्खियां जो हैं उनको आकर्षित कर सकती है, जिससे परागण की सफलता जो है वो और बढ़ जाती है। लेकिन ये जो फ्रेग्रेंसेज गुड स्मेल है और इसके अलावा जो रंगीन आकर्षक भाग हैं, पुष्पीय उपांग जो पेटल्स हैं, ये दोनों ही फ्लोरल रिवार्ड नहीं होते हैं। इनके लिए मैं लिख देता हूं दोनों ही पुष्पीय पारितोषिक नहीं है। दोनों ही पुष्पीय पारितोषिक बच्चों ये नहीं है। आपको सीधा तरीका बता देता हूं उसको याद रखने का। रंगीन आकर्षक अट्रैक्टिव, ये देखने में अच्छा लगेगा। गुड फ्रेग्रेंसेज, फास्ट फ्रेग्रेंसेज और जो स्मेल है ये फील करने में अच्छा लगेगा। देखने से और फील करने से जो है वो काम नहीं चलता है। ये दोनों ही रिवार्ड नहीं होंगे। काम किससे चलता है, पोलन ग्रेन और परागकण तथा नेक्टर, जो दोनों क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ध्यान रखें, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। या फिर आप कह सकते हैं ये हैं फूड सोर्स। जैसे पोलन ग्रेन के लिए हमने पहले पढ़ा था कि ये जो पोलन ग्रेन है ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस इसमें होती है, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर या तुरंत शक्ति दाता के रूप में भी ये काम में लिया जा सकता है। तो बहुत सारे जो पराग करता है वो सीधे पोलन ग्रेन्स और पराग कणों को खाते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको काम में लेते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो अब उस पे आते हैं, उधर जो इनडायरेक्ट रिवार्ड आपने लिख रखे हैं। अब इनडायरेक्ट रिवार्ड में आपने कहा सबसे पहले तो सेफ एग लेइंग स्पेस। तो देखो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सेफ एग लेइंग स्पेस आपको दे रखा है, इसमें पहला एग्जांपल आपके पास है अमोर्फोफिलस फ्लावर। ये आप पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट रिवार्ड, अप्रत्यक्ष पारितोषिक, और इनडायरेक्ट रिवार्ड में आप प्रोटेक्टिव रिवार्ड डिस्कस कर रहे हैं। देखो बच्चों, फ्लावर जो प्लांट है इसका पार्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सबको पता है ये, ठीक है।
दूसरी तरफ से आप कहेंगे पॉलिनेटर पराग करता है, इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन होता है। प्लांट को या पादप को फायदा ये है कि इसका पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेटर को क्या फायदा है, जो पॉलिनेटर को बेनिफिट है वो मैं यहां लिख रहा हूं। पॉलिनेटर को बेनिफिट ये है कि पॉलिनेटर को अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान प्राप्त होता है या उपलब्ध करवा दिया जाता है। सुरक्षित स्थान की उपलब्धता अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान की उपलब्धता। अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान की उपलब्धता का एग्जांपल आपको दे रखा है अमोर्फोफेलस फ्लावर। एग्जांपल अमोर्फोफेलस फ्लावर। और ये देखिए सेफ एग लेइंग स्पेस, अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाता है। ठीक है, देखिए ये टॉलेस्ट फ्लावर है, आप ध्यान रखें ये सबसे लंबा, टॉलेस्ट, करीब 6 फीट की हाइट पर, 6 फीट की हाइट या फिर ऊंचाई पर बच्चों ये पुष्प लगता है, तो ऑब्वियस है 6 फीट की हाइट पर अगर लगेगा तो पॉलिनेटर या परागकर्ता अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान की प्राप्ति कर लेगा। तो जो अमोर्फोफिलस फ्लावर है उनमें इंसेक्ट्स ये कर रहे हैं, इस पॉलिनेटर को भी फायदा है, मैं प्लस से लिख रहा हूं, और इस फ्लावर प्लांट को भी बेनिफिट है। यही एनसीईआरटी आपको इकोलॉजी में ये रिलेशनशिप पढ़ा रही है, जिनको आप कहते हैं दोनों को बेनिफिट है, दोनों को फायदा है। और अगर ये दोनों ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में हो, अविकल्पी सह संबंध इनके बीच हो, तो इस प्रक्रिया को आप कहते हैं म्यूचुअलिज्म, सहयोगिता। ठीक है, तो ये एक बात हुई, एक एग्जाम्पल हुआ। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं, मोथ एंड यक्का। एक समान, बिल्कुल इसके समान रिलेशनशिप अगला मैं लिख रहा हूं, मोथ एंड यक्का। तो पुष्प आपने देख लिए कैसे होंगे, पुष्पों से संबंधित अनुकूलन आपने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं मोथ एंड यक्का। मोथ जो है वो इंसेक्ट है, यक्का पादप है। अब यक्का पादप और मोथ के बीच जो रिलेशनशिप है, देखो प्लांट क्या है, प्लांट है बच्चों, इस तरीके से लिख लें जिससे आपको क्लियर हो जाए, यक्का और इंसेक्ट पॉलिनेटर क्या है, मोथ। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है, ये पॉलिनेशन करता है और ये बदले में इसको रिवार्ड देता है। ठीक है, इंसेक्ट्स जो हैं, इन इंसेक्ट्स को क्या मिलता है, रिवार्ड, और बदले में प्लांट का ये क्या कर रहा है, पॉलिनेशन। तो देखो दोनों को बेनिफिट है, इसको प्लस और प्लस से लिखा जाता है, दोनों को बेनिफिट है, लेकिन साथ में आप ये ध्यान रखें ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप भी है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप अविकल्पी सह संबंध ये है। अविकल्पी सह संबंध होने का मतलब इसको म्यूचुअलिज्म में बच्चों पढ़ा जाता है। ये है अविकल्पी सह संबंध और ये है म्यूचुअलिज्म। अविकल्पी संबंध है, मॉथ और यक्का एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और अविकल्पी सह संबंध को किसमें डिस्कस किया जाता है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटेक्टिव रिवार्ड का एग्जाम्पल है। आप जो प्रोटेक्टिव रिवार्ड पढ़ रहे हैं, पहली कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव रिवार्ड, इस प्रोटेक्टिव रिवार्ड में एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा एमोर्फोफिलस फ्लावर्स, जिसमें टालेस्ट फ्लावर है, जिसमें आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा लंबा फ्लावर है, 6 फीट हाइट पर जाकर लगता है। और दूसरा आपने पढ़ा एग्जाम्पल मोथ, ये जो है इसको प्रोनुबा इंसेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, प्रोनुबा। ठीक है, और प्लांट क्या है बच्चों, यक्का। इनमें पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, जिसको अविकल्पी सह संबंध आप बोलते हैं। अर्थात पॉलिनेटर परागकर्ता तथा पादप के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस पॉलिनेशन की प्रोसेस में या परागण की प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ अनन्य क्रिया स्थापित करते हैं। और इस अनन्य क्रिया जो है में पादप को फायदा है कि उसका परागण हो जाता है तथा इसको पारितोषिक मिल जाता है, जिससे वो अपना सर्वाइवल बनाए रखता है। पारितोषिक क्या मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है, जिसमें आप कह रहे हैं सेफ एग लेइंग स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगला एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं,
प्रोटेक्टिव रिवार्ड में ही फिग एंड वास्प, फिग एंड वास्प। ठीक है बच्चों, फिग क्या है? अंजीर, ये अंजीर का पुष्प क्रम होता है और वास्प को बर कीट आप कहते हैं। तो देखो ये इसका पॉलिनेशन करता है और बदले में जो अंजीर है, फिग है, वो इस वास्प को अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाता है। अंजीर क्या उपलब्ध करवा रहा है? फायदा दोनों का है। ठीक है, देखो बच्चों ये भी ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। सबसे पहली बात तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप क्या है? ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप ये है, क्लियर? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होने के साथ साथ, अविकल्पी सह संबंध होने के साथ साथ आप कहेंगे ये एक दूसरे के बिना सर्वाइवल इनका पॉसिबल नहीं है, जिसमें अंजीर बर को अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाता है, सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाता है तथा साथ ही इसकी लार्वा अवस्था को, किसकी लार्वा अवस्था? वास्प, इंसेक्ट है ना ये, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। तो इसकी जो लार्वा अवस्था है, इस लार्वा अवस्था को पोषण हेतु अपरिपक्व बीज उपलब्ध करवाता है, पोषण हेतु अपरिपक्व बीज उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हम यहां इसको इनडायरेक्ट रिवार्ड में पढ़ रहे हैं। जो इनडायरेक्ट रिवार्ड क्या है? सेफ एग लेइंग स्पेस। जो बर है इसको फायदा ये है कि ये जो फिग और अंजीर है ये इसको सेफ एग लेइंग स्पेस अवेलेबल करवा रहा है, अंडे देने हेतु सुरक्षित स्थान की उपलब्धता इसके लिए ये सुनिश्चित कर रहा है। तो ये आपके पास प्रोटेक्टिव रिवार्ड हो गए। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिवार्ड का फर्स्ट एग्जांपल आपने डिस्कस किया, ये एग्जांपल फर्स्ट आपके पास ये था। ये प्रोटेक्टिव रिवार्ड का मॉथ एंड यक्का आपके पास था एग्जांपल सेकंड। और देखिए फिग एंड वास्प जो आपने डिस्कस किया प्रोटेक्टिव रिवार्ड का, ये आपके पास था एग्जांपल थर्ड। ठीक है, अब एक और रिप्रोडक्टिव रिवार्ड और पढ़ लेते हैं। जन्निक जो पारितोषिक है, रिप्रोडक्टिव रिवार्ड, रिप्रोडक्टिव रिवार्ड। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव रिवार्ड या जन्निक रिवार्ड क्या है, इसके लिए देखो सीधा एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसी पे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑर्किड ऑफरिस, ठीक है, और बी पॉलिनेटर, ये इकोलॉजी में एग्जांपल दे रखे हैं सारे। बी पॉलिनेटर पॉलिनेशन करता है और ऑर्किड ऑफरिस बदले में उसको रिवार्ड देता है, रिप्रोडक्टिव रिवार्ड। ठीक है, यहां दोनों बेनिफिशियरी हैं, दोनों को फायदा है, दोनों को प्लस प्लस से हमने रिप्रेजेंट किया। और इस रिप्रोडक्टिव रिवार्ड में भी स्टूडेंट्स आपको जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है वो ऑब्लिगेटरी है। इसका मतलब ये क्या है? म्यूचुअलिज्म, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअलिज्म ये है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, अविकल्पी सह संबंध, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं, नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, जो ऑर्किड ऑफरिस प्लांट है, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस, इकोलॉजी में म्यूचुअलिज्म में परफेक्ट डिटेल में एग्जांपल आपको दे रखा है। इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 13 जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जो लास्ट पोर्शन है, उसमें सबसे लास्ट में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, विद डायग्राम दे रखा है। तो देखिए ऑर्किड ऑफरिस क्या करता है स्टूडेंट्स, ये प्लांट है, ये पॉलिनेटर है। ऑर्किड ऑफरिस प्लांट की जो फ्लावर्स हैं उसका पेटल, उसका जो दल पुंज वाला दल है, वो दल संरचना जो रंगीन पंखुड़ी उसकी है, वो मादा मक्षिका के समान प्रकट होती है। ये जो बी पॉलिनेटर है आप ध्यान रखें, ये नर मक्षिका है,
नर मक्षिका है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नेचर का ये। और आप ये कहेंगे जो ऑर्किड ऑफिस फ्लावर है, पुष्प है, ये मादा मक्षिका के समान प्रकट होता है। अब ये जो बी पॉलिनेटर है, नर मक्षिका, वो आप कहेंगे इन सर्च ऑफ फीमेल बी, इन सर्च ऑफ फीमेल बी, मादा मक्षिका की तलाश में सर्च करता है, उसको इधर उधर घूमता है। तो वो ऑर्किड ऑफिस फ्लावर पर जाकर इसलिए बैठता है क्योंकि उसको लगता है वो मादा मक्षिका है, लेकिन वो मादा मक्षिका नहीं है। फिर भी वो फ्लावर टू फ्लावर विजिट करता है क्योंकि वो मेल है। नहीं तो नहीं जाना चाहिए था ना, जब एक बार क्लियर हो गया कि वो फीमेल नहीं है तो फिर बार बार क्यों विजिट कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण ऑर्किड ऑफिस प्लांट का तो क्या हो गया, पॉलिनेशन हुआ ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर कंटिन्यूसली ये मेल जो है, मेल पॉलिनेटर या मेल बी पॉलिनेटर मूव करता रहा। तो ऑर्किड ऑफिस प्लांट को बेनिफिट ये हुआ कि उसका पॉलिनेशन हुआ। अब आप कहोगे इसको फायदा क्या है? इसको फायदा ये है स्टूडेंट्स कि ये इन सर्च ऑफ फीमेल बी जब इन फ्लावर्स को विजिट करता है तो अपना जो पोटेंशियल है, अपना जो बायोटिक पोटेंशियल है, इसकी जो पोटेंशियलिटी है, इसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, इसकी जो जनन करने की कैपेसिटी है, उसको ये नेचर में मेंटेन कर पाता है। ये क्या कर सकता है? मेंटेन इट्स पोटेंसी इन नेचर, मेंटेन इट्स पोटेंसी इन नेचर। इसको बहुत इनडायरेक्ट बेनिफिट है, ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कोई, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि नेचर में, प्रकृति में अपने जनन करने की क्षमता या पोटेंसी को ये बनाए रख सकता है। मेंटेन इट्स पोटेंसी इन नेचर, प्रकृति में अपनी पोटेंसी ये बनाए रख सकता है। प्लांट को बेनिफिट क्या है? ऑर्किड ऑफिस प्लांट को, प्लांट गेट पॉलिनेटेड, इस प्लांट का क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। तो देखो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। अब इसके साथ दो तीन टर्म लिखी जाती हैं, यहां मेंशन कर देता हूं, वो भी जो आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। देखिए ये जो एग्जांपल है ये कूट मैथुन का उदाहरण है। बच्चों कूट मैथुन का उदाहरण क्यों है? सूडो कॉपुलेशन ये क्यों है? इन सर्च ऑफ फीमेल भी ये इधर आया था, इसको मादा मक्षिका समझकर ये आया था। फिर फ्लावर टू फ्लावर, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ये मादा मक्षिका की खोज में ही घूमता रहता है, जिससे पॉलिनेशन करवा दिया जाता है। तो ये सूडो कॉपुलेशन या कूट मैथुन का उदाहरण है। सूडो कॉपुलेशन कूट मैथुन का उदाहरण है, पहली बात। दूसरा, देखो ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इन दोनों का है, आपने पढ़ा। तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है, नेचर का बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है ये, बहुत विशिष्ट उदाहरण है कि ये जो ऑर्किड ऑफिस फ्लावर है, ये अगर अपनी पॉलिनेशन की सक्सेस को मेंटेन करना चाहता है, परागण की सफलता को मेंटेन करना चाहता है, मतलब फीमेल जो मक्षिका है, उस मक्षिका के समान दिखने वाला ऑर्किड ऑफिस फ्लावर परागण की सफलता को बनाए रखना चाहता है, अर्थात नर मक्षिका को, जो मेल बी पॉलिनेटर है, उसको लगातार अपनी ओर आकर्षित करते रहना चाहता है। तो इसको अगर फीमेल बी में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है प्रकृति में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकासीय प्रक्रम के दौरान अगर थोड़ा बहुत भी कोई चेंज मादा मक्षिका की अपीयरेंस में या उसके प्राकट्य में, उसके दिखने में हुआ है, तो ये ऑर्किड ऑफिस फ्लावर भी अपने आप को वैसा ही एडजस्ट कर लेता है, अर्थात उसके साथ साथ ये भी इवॉल्व होता है। यह को इवोल्यूशन या सह उद्विकास का उदाहरण है। अब ये उद्विकास और इकोलॉजी में आप समझेंगे, वहीं बात करेंगे हम, ज्यादा डिटेल हो जाएगी यहां कि कैसे ऑर्किड ऑफिस फ्लावर फीमेल बी की तरह अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है या मॉडिफाई कर लेता है, जिससे कि नर मक्षिका लगातार उसकी तरफ आकर्षित होती रहे और नर मक्षिका लगातार उसके पास आता रहे। ठीक है, तो ये एक आपने लिखा कूट मैथुन का उदाहरण है। इसके अलावा ये उदाहरण है को इवोल्यूशन का। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये उदाहरण है, ये जो ऑर्किड प्लांट है, ऑर्किड ऑफिस है, इसको चीटर प्लांट कहा जाता है। चीटर प्लांट, क्योंकि ये चीट कर रहा है बी पॉलिनेटर को, अपने आप को मादा मक्षिका की तरह दिखाता है, इसलिए इसको पास बुलाता है। क्लियर? सो कोइवोल्यूशन, सह उद्विकास, कूट मैथुन का उदाहरण ये है, और ये है चीटर प्लांट, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप ये होता है। तो ये देखो बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस है, जैविक उद्विकासीय प्रक्रम में एंटोमोफिली का इनडायरेक्ट फ्लोरल रिवार्ड आपने डिस्कस किया, डायरेक्ट फ्लोरल रिवार्ड इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स
अब ठीक है, बी पॉलिनेशन जो आप पढ़ रहे हैं या जो एंटोमोफिली आपने डिस्कस किया, इस एंटोमोफिली के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि जो जैविक परागकर्ता है उन जैविक परागकर्ताओं को रिवार्ड देना पड़ता है भाई, उनको पारितोषिक जो है वो प्रदान करना होता है। ये इनडायरेक्ट रिवार्ड या अप्रत्यक्ष रिवार्ड और प्रत्यक्ष रिवार्ड होते हैं। जो प्रत्यक्ष रिवार्ड है उसमें आपने पोलन ग्रेन और नेक्टर पढ़ा है, पोलन ग्रेन और क्या पढ़ा है, नेक्टर पढ़ा है। तो देखो आप इसी के साथ ये कह सकते हैं कि जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं, ये एंटोमोफिलस फ्लावर्स मतलब कीट परागित पुष्प, इनको आप कहेंगे ये हैं कीट परागित पुष्प, एंटोमोफिलस फ्लावर। ये कीट परागित पुष्प अधिक संख्या में परागकण, हालांकि मस्ट नहीं है, ये देखो ध्यान रखना आप, बहुत अधिक संख्या में उनका इनका आवश्यक नहीं है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अधिक संख्या में होंगे तो उपयुक्त रहेगा, ठीक रहेगा, जिससे ये क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न करवाने वाले जैविक परागकर्ताओं को क्या दे सके, पारितोषिक, अधिक संख्या में परागकण। इसके लिए एक वर्ड लिख देता हूं, आगे सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। सामान्यतया एंटोमोफिलस फ्लावर्स या कीट परागित पुष्प सामान्यतः अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न करते हैं। रिच इन नेक्टर, रिच इन नेक्टर, आप ये कह सकते हैं वो जो मकरंद है उनकी प्रचुरता इसमें होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो पारितोषिक के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, नेक्टर या मकरंद को। उसके अलावा आप कहेंगे ये कलरफुल होंगे और अट्रैक्टिव होंगे। तो लार्ज साइज्ड, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, जो ब्राइट इन कलर होंगे, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेग्रेंट, इसके साथ ही स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, फ्रेग्रेंट, गंध युक्त, ठीक है, गंध युक्त, चंपा चमेली कोबरा सब आप जानते हैं, गंध युक्त पुष्प होने चाहिए, जिससे परागण की सफलता को मेंटेन किया जा सके या परागण की जो प्रक्रिया है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले रेफरेंस पे आते हैं। अब अगला इसमें मैं मेंशन कर रहा हूं, एंटोमोफिली क्लियर किया आपने, एंटोमोफिली के बाद ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली आप जानते हैं कीट परागण के लिए लिखा जाता है, पक्षी परागण के लिए लिखा जाता है। कीट परागण एंटोमोफिली अभी आपने पढ़ लिया है। पक्षी परागण, ये जो प्रोसेस है ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण, इसके लिए पुष्प की क्या अनुकूलताएं हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगला है बी, आप लिखें ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कीट परागण, ठीक है, कीट परागण। देखो ये जो कीट परागित पुष्प हैं, कीट परागण क्यों लिख रहा हूं मैं इसको बार बार, पक्षी परागण। कीट परागण का इंप्रेशन मेरे दिमाग से गया नहीं बच्चों, कीट परागण, इसको आप हटा कर लिखें पक्षी परागण, ठीक है। कई बार ज्यादा असर हो जाता है ना किसी चीज का, ज्यादा असर हो गया, दिमाग पे असर हो गया, किसका, कीट परागण का। मेजॉरिटी में होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हमने जोर शोर से पढ़ लिया इसको, ठीक है। आपको नहीं रखना है, आपको एग्जाम तक ही रखना है। वैसे मेरे दिमाग पे असर ज्यादा रहे तो मेरे लिए फायदा है, आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं है, आपके दिमाग पे असर उतना ही हो जब तक एग्जाम हो, ठीक है। तो देखिए ऑर्निथोफिली की बात कर लेते हैं। ऑर्निथोफिली पक्षी परागण आप कह रहे हैं। अब जो पक्षी परागित पुष्प है, पक्षी परागित पुष्प, देखो पहली बात तो ये है कि जनरल जो बर्ड्स हैं, सामान्यतः बर्ड्स जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इसमें भी आपको दो एग्जाम्पल दे रखे थे, वो आपने पढ़े हैं, सन बर्ड्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक आपने पढ़ा हमिंग बर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये दोनों एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान होने चाहिए,
ठीक है। ये पक्षी परागित पुष्प जो है वो अनुकूलन दर्शाते हैं। उनके अनुकूलन क्या है? देखो, पक्षी परागित जो पुष्प हैं, उन पक्षी परागित पुष्प के जो कलरफुल भाग हैं या फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो सबसे पहले बात तो आप ये कह सकते हैं, बड़े आकार के पुष्प, ठीक है, रंगीन व आकर्षक। रंगीन व क्या होंगे? आकर्षक होंगे। यहां जो रंगीन और आकर्षक हैं ये बड़े आकार के पुष्प, आपने कहा, जो बर्ड्स पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसमें स्मेल और फ्रेग्रेंसेज का इतना बड़ा रोल नहीं है। आप कहेंगे स्मेल और जो फ्रेग्रेंसेज हैं, ये स्मेल और फ्रेग्रेंसेज स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं नॉट मच इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। नेक्टर की प्रेजेंस यहां होनी चाहिए, लेकिन नेक्टर और मकरंद जो होता है, ये नेक्टर और मकरंद आप कहेंगे वाटरी होना चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में, वाटरी नेक्टर, जिससे ये अपनी बीक या चोंच के द्वारा आसानी से उसको क्या कर सकें बच्चों? ग्रहण कर सकें। तो जो ऑर्निथोफिली दर्शाते हैं, मतलब जो कीट परागित पुष्प हैं, जहां ऑर्निथोफिली होती है वहां स्मेल और फ्रेग्रेंसेज का तो इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन पुष्प जो है वो बड़ा आकर्षक और रंगीन होना चाहिए जिससे पक्षी वहां तक आ सके। नेक्टर की प्रेजेंस होनी चाहिए। पोलन ग्रेन्स, ऑब्वियस है बच्चों, पोलन ग्रेन्स या परागकण जो हैं उनकी उपस्थिति और बहुलता भी हो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, उनकी उपस्थिति वहां आवश्यक है। बहुलता भी जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को या परागण की प्रक्रिया को प्रमोट करती है, ठीक है। ये ऑर्निथोफिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक। इसके बाद में एक थर्ड और मैं मेंशन कर देता हूं, हालांकि एनसीईआरटी ने हमें जो है वो एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण की ही डिटेल दे रखी है चिरप्टेरो में। चिरप्टेरोफिली देखिए चमगादड़ द्वारा परागण है, चमगादड़ द्वारा परागण की प्रक्रिया है। इसमें स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आप लिखें, फास्ट फ्रेग्रेंसेज, बहुत तीव्र गंध होनी चाहिए, फास्ट फ्रेग्रेंसेज की उपस्थिति यहां होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं नेक्टर काफी ज्यादा होना चाहिए, नेक्टर की मात्रा या जो क्वांटिटी है वो अत्यधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। वाटरी नेक्टर एक तरीके से ये भी लेते हैं क्योंकि बीक के द्वारा या चोंच के द्वारा ही आप कह सकते हैं ये भी ग्रहण करते हैं, तो वाटरी नेक्टर की प्रेजेंस जो है वो यहां भी प्रमोट करती है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक स्टार लगा के स्टेटमेंट्स आप लिख लें, जैसे जो बीटल्स हैं, भृंगुर, फ्लाइज हैं, ये उन पुष्पों की तरफ आकर्षित होती हैं जो फॉल ऑर्डर, मलिन गंध इसको बोलते हैं, आप दुर्गंध एग्जैक्टली कह सकते हैं। जो मलिन गंध, ये दुर्गंध का स्राव करते हैं, दुर्गंध का स्राव करते हैं। तो बीटल्स और फ्लाइज जो हैं वो फॉल ऑर्डर या मलिन गंध का स्राव करने वाले पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गंध है वो अच्छी ही होनी चाहिए, ये गुड स्मेल ही होनी चाहिए। गुड स्मेल के लिए वर्ड हम बेसिकली फ्रेग्रेंसेज लिखते हैं, जो स्मेल या गंध है। बैड स्मेल एक तरीके से इसको कह सकते हैं, मलिन गंध जिसको कहा गया फॉल ऑर्डर। तो ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स, कोई फ्लोरल रिवार्ड ये नहीं होता। बीटल्स और फ्लाई जो है वो विशेष तौर पर इसकी तरफ आकर्षित होती हैं। एक आपने रेप्सिलिया का एग्जाम्पल सुना होगा, उसमें सड़ांध गंध, सड़ांध, दुर्गंध, मलिन गंध एक ही वर्ड है सारे, उसमें आप ये कह सकते हैं सड़े हुए मीट की तरह
मांस की तरह गंध आती है। तो उसकी तरफ भी जो पॉलिनेटर्स या पराग करता है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या फिर आकर्षित हो जाते हैं। तो देखो ये सारे जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स थे, उन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की डिटेल थी और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके पास था कि कौन सा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट किस प्रकार और किन परिस्थितियों में जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस करता है। एक लाइन और ऐड कर दूं, देखिए जैसे आंट्स हैं, चींटियों द्वारा होता है पॉलिनेशन बाय आंट्स, ठीक है, चींटियों द्वारा परागण की प्रक्रिया इसमें होती है। इसमें स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो सुगरी सब्सटेंस, ठीक है, शर्करा युक्त पदार्थ जो है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कई पादपों के पुष्प के आसपास आपने देखा होगा चींटियां वहां घूमती रहती हैं, तो वो सुगरी सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हैं ये शर्करामय पदार्थ, शर्करामय पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। इसको भी ये फ्लोरल रिवार्ड के फॉर्म में लेती हैं। इकोलॉजी में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये पॉलिनेटिंग प्रोसेस से ही कोरिलेट करता है कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः श्वेत होते हैं या सफेद होते हैं, तो जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प हैं वो सामान्यतः श्वेत या सफेद क्यों है? तो उसके पीछे आपको लॉजिक ये मिलेगा कि देखिए रात को पॉलिनेशन की प्रोसेस उनमें जब होती है तो इंसेक्ट के थ्रू जो हो रही है, तो इंसेक्ट्स को रात को विजिबिलिटी तो उनमें वैसे भी नहीं है, विजिबिलिटी इंसेक्ट्स की वैसे भी कम होती है, तो वहां उनको अट्रैक्ट करने के लिए फास्ट फ्रेग्रेंसेज होनी चाहिए, बहुत तीव्र गंध होनी चाहिए। तो जैसे नाइट क्वीन जो रात रानी पौधा बोला जाता है, उसकी एग्जैक्टली इतनी स्मेल होती है या फिर आप कह सकते हैं खुशबू होती है कि वो जो है वो इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो रात्रि में खिलने वाले जो पुष्प हैं उनमें रंगीन आकर्षक भागों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वहां फास्ट फ्रेग्रेंसेज या तीव्र गंध का होना आवश्यक है। तो ये था कंप्लीट किसके बारे में, बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैविक परागकर्ताओं के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अगला इसमें है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरण, ओवरफ्लो हो रहा है ये, कृत्रिम संकरण। तो देखिए पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया से संबंधित ये अप्रोच है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? तो आप ये कहेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट जो प्रोग्राम है, जो फसली सुधार कार्यक्रम है, या फिर आप कहेंगे जो पादप प्रजनन प्रक्रम है, क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट या फसल सुधार में अत्यधिक उपयोगी, फसल सुधार में अत्यधिक उपयोगी। और देखिए फसल सुधार में अत्यधिक उपयोगी ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है या कृत्रिम संकरण है, इसमें करवाया क्या जाता है, इसमें आप ध्यान दें, परागण के ठीक बाद हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वांछित पराग कणों द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न करवाने से संबंधित है। आप कहेंगे वांछित पराग कणों द्वारा परागण संपन्न करवाने का प्रक्रम है। वांछित पराग कणों द्वारा परागण संपन्न करवाने का यह प्रक्रम है, और वांछित पराग कणों द्वारा परागण संपन्न करवाने का जो प्रक्रम है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट में या फसल सुधार कार्यक्रम में अत्यधिक उपयोगी होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी पादप में परागण की प्रक्रिया हो रही है, उस परागण की प्रक्रिया में हम वांछित परागकण, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स, ये जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स हैं ये उस तक पहुंचाते हैं हम। आप कहेंगे डिजायरेबल मतलब वांछित, पॉलन ग्रेन्स को मादा व्रतिकाग्र तक, मादा व्रतिकाग्र तक स्थानांतरित करवाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तथा उसको अवांछित पराग कणों से
प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बचा के रखा जाता है कि अवांछित परागकणों का कंटामिनेशन, संदूषण या अवांछित परागकणों से ये संदूषित ना हो, अवांछित परागकण उसमें नहीं आए। तो इसके लिए देखो दो मेथड हैं। एक आप कहेंगे इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, देखिए स्टूडेंट्स, इमैस्कुलेशन जो है ये होती है विमपुषण, विमपुषण प्रक्रिया। अर्थात इसमें क्या किया जाएगा, जो पुंकेसर है, स्टामेन है, उसी को हटा दिया जाएगा। विपुंसन, पुंकेसरों का हटाना, पुंकेसरों को हटाना, ठीक है बच्चों। अब पुंकेसरों को जो हटाने की प्रक्रिया है, रिमूवल ऑफ द स्टामेन, इससे क्या हुआ, वहां उस प्लांट में, जैसे मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अब उस द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण की जो घटना होने वाली थी उसको रोक दिया हमने, वहां से पुंकेसर ही हमने हटा दिया और वांछित प्रकार के परागकण वहां लाकर उस मादा वर्तिकाग्र पर हम छिड़क सकते हैं। तो इस पुंकेसरों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है इमैस्कुलेशन या फिर विमपुषण। अब आप क्या करते हैं, पहले प्लांट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने की प्रोसेस जो होती है उसके ठीक बाद आप फोर्सेप या चिमटी से वो जो स्टामेन्स हैं, पुंकेसर हैं, उनको वहां से हटा देते हैं। ये इमैस्कुलेशन का प्रोसेस होता है। अब पुंकेसरों को तो आपने हटा दिया, लेकिन अगर मादा वर्तिकाग्र को आपने खुला छोड़ दिया तो ऐसी कंडीशन में कोई दूसरा पोलन ग्रेन उस पर आ सकता है जो अवांछनीय है, क्योंकि पॉलिनेशन या परागण की परिघटना अजैविक माध्यमों द्वारा भी होती है, जैविक माध्यमों के द्वारा भी होती है। तो आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, आप कृत्रिम रूप से इसको मैनेज करना चाहते हैं, तो इस स्थिति के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा इसमें आप कहेंगे एक्टिविटी होती है बैगिंग, बैगिंग ऑफ स्टिग्मा या बैगिंग ऑफ पिस्टिल। जो स्त्री केसर है उस स्त्री केसर को ढक दिया जाता है, उसकी बैगिंग कर दी जाती है जिससे अवांछित पोलन ग्रेन्स या परागकण नहीं आए। ठीक है, तो आप कहेंगे मादा जो स्त्री केसर है को अवांछित परागकणों के संदूषण से बचाने के लिए, परागकणों के संदूषण या संपर्क से बचाने हेतु प्लास्टिक बैग द्वारा ढक दिया जाता है, ढक दिया जाता है। तो देखो आपने क्या किया, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप ये कह रहे थे फीमेल पिस्टल पार्ट था और ये एंथर था, आपने तो इस एंथर को ही यहां से हटा दिया, इसको आपने यहां से हटा दिया है। अब एंथर हटा दिया तो आपने पॉसिबिलिटी खत्म कर दी, लेकिन कोई दूसरे प्रकार का पोलन ग्रेन जो अवांछित है वो इस पे नहीं आए, इसलिए इसकी क्या कर दी जाती है, इसकी आप ये कहते हैं इसकी बैगिंग कर दी जाती है, इसकी बैगिंग कर दी जाएगी। इस तरीके से बैगिंग किए जाने से अवांछनीय परागकणों को आप इससे दूर रखते हैं। फिर क्या करेंगे, सी थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, डस्टिंग ऑफ डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स। डस्टिंग ऑफ डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स, जो बच्चों वांछित पोलन ग्रेन्स हैं या डिजायरेबल पोलन्स हैं, उनको लाकर मादा वर्तिकाग्र पर उनका छिड़काव किया जाता है। ये परागण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होती है और परागण प्रक्रिया संपन्न होने से आप ये कह सकते हैं अब वांछित किस्में हम प्राप्त कर सकते हैं। परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी, निश्चित तौर पर आगे वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया में जाएगा, और निषेचन की प्रक्रिया में जाने से आप ये कहेंगे वहाँ फिर से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद सीड्स और फ्रूट्स बनेंगे। तो डस्टिंग ऑफ डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स कर दिया, फिर उसके बाद में आप कहेंगे रीबैगिंग, फिर से उसकी रीबैगिंग कर दी जाती है। डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग करके फिर से आप उसको ढक दीजिए और रीबैगिंग किए जाएगा, तो अब फाइनली यहां सीड एंड फ्रूट सेट ये निर्मित हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हुआ, कृत्रिम संकरण हुआ स्टूडेंट्स, जो हम वांछित या जो चाहते थे हम उसी प्रकार का आप कहें क्या करवा लिया हमने, पोलन ग्रेन से इंटरेक्शन करवा लिया है। आपको यह बात पूछी जाए कि कौन से प्रकार के प्लांट्स या कौन से ऐसे पादप हैं जिसमें कृत्रिम संकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो कृत्रिम संकरण की आवश्यकता नहीं है का मतलब इमैस्कुलेशन की आवश्यकता सारी नहीं है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, अगर कोई डायोसियस कंडीशन है,
डाइसियस कंडीशन आप जानते हैं, एक लिंगाश्री, और एक लिंगाश्री में भी फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें मेल पार्ट तो बनता ही नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इमैस्कुलेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इमैस्कुलेशन। तो अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं तब तो आपको पता है कि वहां रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वहां मेल है ही नहीं, हटाओगे किसको। और जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, स्टामेन है, उसको हटाने से हो भी क्या जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये था आपके पास कंप्लीटली बायोटिक पॉलिनेटिंग प्रोसेस एंड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगले स्टेप में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द मेन इवेंट, द गारंटीड इवेंट एंड द कन्फर्मेशनल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। एंजॉय द एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू।